दोस्तों, एक प्रोफेशन है शायरी, कवि, कविताएं। कुछ लोग शौक के लिए लिखते हैं, कुछ लोग इसको अपना प्रोफेशन बनाते हैं, कुछ इसे अपनी आदत भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा नमस्कार सभी दोस्तों को और बड़ों को मेरा प्रणाम। बहुत बड़े शायर हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में, जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उनके शायरी में आज भी चर्चा होती है, या उस पर आप कह सकते हैं कि रिसर्च होती है। और उनके जो शायरी है बहुत से देशों में आज भी पढ़ी जाती है, जिसमें हमारे देश का नाम भी आता है, क्योंकि वो शायर हमारे ही देश के सबसे बड़े शायर हुए हैं। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और मिर्ज़ा गालिब, कौन वाकिफ़ नहीं है इस नाम से। मेरे ख्याल से लोग जो मेरी उम्र के लोग हैं या जो आज की जितनी यंग जनरेशन भी है, उन सब ने इनका नाम तो सुना ही हुआ। जिनका असली नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान। उनका जन्म 27 दिसंबर 1717 में काला महल अकबराबाद मुग़ल साम्राज्य वर्तमान दिन आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। जिसे आज हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उस वक्त वो काला महल अकबराबाद कहलाता था। वे एक भारतीय शायर थे। उनके सम्मानित दबीर उल्क नज़म उद दौला थे। अपने जीवन काल के दौरान पहले से ही गिर रहे मुग़ल साम्राज्य के व्यापारी बनकर आए ब्रिटिश राज द्वारा ग्रहण और विस्थापित किया गया था। और अंत में 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह की हार के बाद ब्रिटिशों का हिंदुस्तान पर पूरा राज हो गया था। इसका वर्णन गालिब साहब ने अपनी कई शायरियों पंक्तियों में भी किया है। वैसे तो उन्होंने उर्दू और फ़ारसी दोनों में लिखा है। हालांकि उनका फ़ारसी दीवान उनके उर्दू दीवान से कम 5 गुना लंबा है। उनकी प्रसिद्धि उर्दू में उनकी शायरी पर टिकी हुई है। आज गालिब ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि दुनिया भर के हिंदुस्तानी डायस्पोरों में भी लोकप्रियता हासिल की है। हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूँ होता तो क्या होता। मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा के कला महल में मुग़लों के परिवार में हुआ था, जो सेल्जुक राजाओं के पतन के बाद समरकंद आधुनिक जो उज़्बेकिस्तान में है चले गए थे। उनके दादा मिर्ज़ा कोकान बेग एक सेल्जुक तुर्क थे, जो अहमद शाह 1748-54 के शासनकाल के दौरान समरकंद से भारत आए थे। उन्होंने लाहौर, दिल्ली और जयपुर में काम किया। उन्हें पहासू, जिसे बुलंदशहर यूपी के उप जिले में सम्मानित किया गया। अंत में वो आगरा यूपी भारत में बस गए। उनके 4 बेटे 3 बेटियां थीं। मिर्ज़ा गालिब के दादा मिर्ज़ा कोकान बेग के 2 पुत्र थे, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग और मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग गालिब के पिता ने इज़्ज़त उत निसा बेगम से शादी की, जो एक जाती कश्मीरी थी। उन्होंने पहले लखनऊ के नवाब, फिर हैदराबाद के दक्कन के निज़ाम द्वारा नियुक्त किया गया था। 1803 में अलवर में एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें राजगढ़ अलवर राजस्थान में दफनाया गया। उस समय गालिब की उम्र महज 5 साल से कुछ ज़्यादा ही थी। उसके बाद उनके चाचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग खान ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन 1806 में नसरुल्ला एक हाथी से गिर गए और गहरी चोटों की वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई। 13 साल की उम्र में गालिब ने नवाब इलाही बख्श फिरोज़पुर झिरका के नवाब के भाई की बेटी उमराव बेगम से शादी की। वह जल्दी अपने छोटे भाई मिर्ज़ा यूसुफ के साथ दिल्ली चले गए, जिन्होंने कम उम्र में मानसिक विकार विकसित कर लिया और बाद में 1857 की अराजकता के दौरान दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। मिर्ज़ा गालिब के 7 बच्चों में से कोई भी शैशवावस्था से आगे नहीं बचा। शादी के बाद वह दिल्ली में बस गए। अपने एक पत्र में उन्होंने अपनी शादी को प्रारंभिक कारावास के बाद दूसरे कारावास के रूप में वर्णित किया है, जो सिर्फ जीवन ही था, कहने को जीवन था। यह विचार कि जीवन के एक निरंतर दर्दनाक संघर्ष है, जो जीवन के समाप्त होने पर ही समाप्त हो जाता है। उनकी शायरी में एक खास विषय है। उनका एक शेर संक्षेप में कहता है
कैद हयात ओ बंदे गम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? मिर्ज़ा गालिब का दुनिया के बारे में दृष्टिकोण जैसे कि दुनिया को देखता है एक खेल के मैदान की तरह है, जहाँ हर कोई बड़ी चीज़ के बजाय कुछ सांसारिक गतिविधियों और मौज मस्ती में व्यस्त है। जैसे कि उन्होंने लिखा, बगीचा ये अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। उनकी पत्नी के साथ उनके संबंधों को लेकर परस्पर विरोधी खबरें रही हैं। उन्हें पवित्र, रूढ़वादी और ईश्वर से डरने वाली माना जाता था। गालिब को रेक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर गर्व था। उन्होंने एक बार जुए के आरोप में जेल में डाल दिया गया था और बाद में उन्होंने गर्व के साथ संबंध का आनंद लिया। मुग़ल दरबार के हलकों में उन्होंने एक महिलाओं का पुरुष के रूप में भी ख्याति अर्जित की। एक बार जब किसी ने उनकी उपस्थिति में धार्मिक शेख साहिबाई की शायरी की प्रशंसा की तो गालिब ने तुरंत जवाब दिया, साहिबाई कैसे शायर हो सकती है? उसने कभी शराब को नहीं चखा, उसने कभी जुआ नहीं खेला, उसे कभी प्रेमियों ने चप्पलों से नहीं पीटा और ना ही उसने कभी जेल के अंदर देखा है। उग रहा है दरो दीवार से सब्जा गालिब, हम बेआबान में हैं और घर में बहार आई है। 1850 में सम्राट बहादुर शाह जफ़र ने मिर्ज़ा गालिब को दबीर उल मुल्क की उपाधि दी। बादशाह ने इसमें नज़्म उद दौला की अतिरिक्त उपाधि भी जोड़ी। इस उपाधियों को प्रदान करना मिर्ज़ा गालिब के दिल्ली के कुलीन वर्ग में शामिल होने का प्रतीक था। उन्होंने सम्राट से मिर्ज़ा नौशाह की उपाधि भी प्राप्त की। इस प्रकार मिर्ज़ा को अपने पहले नाम के रूप में जोड़ा। वह सम्राट के शाही दरबार के एक महत्वपूर्ण दरबारी भी थे। चूँकि सम्राट स्वयं शायर थे, मिर्ज़ा गालिब को 1854 कवि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें बहादुर शाह द्वितीय के सबसे बड़े बेटे प्रिंस फ़खर उद दीन मिर्ज़ा के शिक्षक के रूप में भी नियुक्त किया गया था। उन्हें सम्राट द्वारा मुग़ल दरबार के शाही इतिहासकार के रूप में भी नियुक्त किया गया। मुग़ल कुलीनता पुराने जमींदार अभिजात वर्ग के पतन के सदस्य होने के नाते उन्होंने कभी भी आजीविका के लिए काम नहीं किया। मुग़ल सम्राटों के शाही संरक्षण के क्रेडिट या अपने दोस्तों की उदारता पर रहते थे। उनकी प्रसिद्धि उन्हें मरणोपरांत मिली। उन्होंने खुद अपने जीवन काल में टिप्पणी की थी कि उन्हें बाद की पीढ़ियों द्वारा पहचाना जाएगा। मुग़ल साम्राज्य के पतन और ब्रिटिश राज के उदय के बाद कई प्रयासों के बावजूद गालिब को कभी भी पूर्ण पेंशन बहाल नहीं हो सकी। गालिब को संपत्ति बनाने या वाणिज्य में संलग्न होने से अधिक पेंशन प्राप्त करने के बारे में चिंतित होने के रूप में वर्णित किया गया है। गालिब को उनके चाचा की सरकारी पेंशन से 1827 तक 62 रुपये और 8 आने का मासिक वेतन मिलता था। उन्होंने कलकत्ता की यात्रा की और इस पेंशन से धन प्राप्त करते रहने के लिए गवर्नर जनरल को याचिका प्रस्तुत की। जीवन में गालिब की महत्वाकांक्षाओं में से एक शाही मुग़ल दरबार के लिए सर्वोच्च रैंकिंग वाला उस्ताद बनना था। यह पद न केवल उनकी कलात्मक महारत को साबित करेगा बल्कि 400 रुपये प्रति माह का वेतन भी प्रदान करेगा। दरबार के आधिकारिक कवि पुरस्कार विजेता बनने से पहले गालिब को तैमूर के घर के इतिहास पर इतिहास लिखने के लिए सिर्फ 50 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाता था। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब एक प्रतिभाशाली पत्र लेखक थे। उर्दू शायरी ही नहीं, गद्य भी मिर्ज़ा गालिब के ऋणी हैं। उनके पत्रों ने आसान और लोकप्रिय उर्दू की नींव रखी। गालिब से पहले उर्दू में पत्र लेखन अत्यधिक सजावटी था। उन्होंने शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करके अपने पत्रों को बात द्वारा किया, जैसे कि वे पाठक के साथ बातचीत कर रहे थे। उनके अनुसार 100 कौस से बाज़बान एक कलम बातें किया करो और हिज्र में विसाल के भूलभुलैया लिया करो, यानी कि 100 मील से कलम की जीभ से बात करें और अलग होने पर भी मिलने का आनंद लें। उनके पत्र बहुत अनौपचारिक थे। कभी कभी वह सिर्फ उस व्यक्ति का नाम लिखते थे और पत्र शुरू कर देते थे। कोई अस्सलाम वालेकुम नहीं, कोई राम राम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नमस्ते नहीं। नाम लिखा और पत्र लिखना शुरू। गालिब साहब बहुत ही विनोदी थे और बहुत ही रोचक पत्र लिखते थे। एक पत्र में उन्होंने लिखा, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी बात लिखूँ जो पढ़े और खुश हो जाए,
कुछ विद्वानों का कहना है कि गालिब का उर्दू साहित्य में उनके पत्रों के आधार पर ही स्थान होगा। ऑक्सफोर्ड गालिब में राल्फ रसेल द्वारा उनका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया गया है। गालिब एक शांत काल के इतिहासकार थे। एक के बाद एक गालिब ने बाज़ारों को देखा। खास बाज़ार, उर्दू बाज़ार, खारम का बाज़ार सब गायब हो गए और पूरे मोहल्ले, इलाके, कटरा, गलियां सब गायब हो गई। तो उन्होंने कहा कि दोस्तों की हवेलियां धाराशायी हो गई हैं, दिल्ली रेगिस्तान बन गई है, पानी की कमी थी, दिल्ली एक सैनिक शिविर बन चुका था। यह सामंती अभिजात वर्ग का अंत था जिससे गालिब का संबंध था। उनके बारे में किसी ने लिखा है, एन ओशन ऑफ ब्लड चर्न्स अराउंड मी, एलियास वेयर दिस ऑल, द फ्यूचर विल शो व्हाट मोर रिमेन्स फॉर मी टू सी। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, पूछ इन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। उनका मूल तखल्लुस कलमनाम असद था, जो उनके दिए गए नाम असदुल्ला खान से लिया गया था। अपने काव्य कैरियर की शुरुआत में उन्होंने गालिब के उपनाम को अपनाने का फ़ैसला भी किया था, जिसका अर्थ है सभी विजयी से सबसे उत्कृष्ट। कुछ जगहों पर गालिब ने अपनी शायरी में असद उल्ला खान के कलम नाम का इस्तेमाल भी किया है। तो अंत में यही कहेंगे कि पूरे दिल्ली के कर्जदार पेंशन का इंतज़ार, पेंशन के सहारे लोगों से कर्ज़ा ले लेके बुरा हाल। शायरी के माहिर जहाँ भी खड़े होते थे, शायरी चाहने वाले, शायरी जानने वाले उनके पीछे लग जाते थे। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। तो दोस्तों, ये थी मिर्ज़ा गालिब की छोटी सी बायोग्राफ़ी कह सकते हैं आप, या थोड़ा बहुत जो मैं लिख पाया, इधर उधर से ढूंढ पाया आपके नॉलेज के लिए। तो अच्छा लगता है कम से कम उन लोगों को दोबारा तो याद किया जाए जो इतिहास के पन्नों में खो चुके हैं। बहुत कुछ खोया है हिंदुस्तान के इतिहास ने, बार बार बदलने की कोशिश भी की गई है, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं से निकल ही आती है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं। बहुत जल्दी प्रस्तुत करूँगा अपना दूसरा वीडियो, इंतज़ार करें।